हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बीच लाया हूँ और वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो आइए देखिए, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं और इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। तो आप ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए कौन कौन सा वो 3 खंड है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इतिहास, तो इतिहास जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, अर्थात 3 तरह में बांटा गया और तीनों को भी कई पार्टों में बांटा है। देखिए प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 काल में बांटा है। तो चारों काल का आप नाम देख लिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल जो है ये 3 तरह से बांटा गया है, सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा। और ऐतिहासिक काल जो है इसको भी 5 तरह से बांटा गया है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। तो देखिए ये सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ, तो आप देखते जाइए और समझते जाइए। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज कर। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिली है और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल समझिए। देखिए पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था। तो कह सकते हैं कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए और भी मैं जूम करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए पहला है आपका पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल देखिए क्या है। तो पुरापाषाण काल जो है यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। और इस समय का मानव खानवा देश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। और इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो भी याद हो जाएगा। दूसरा है मध्यपाषाण। देखिए मध्यपाषाण युग को समझिए। देखिए यह पुरापाषाण के बाद का काल था और इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे और इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अर्थात अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मध्यपाषाण समझ गए। अब समझिए नव या उत्तर पाषाण काल। तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आप बोल सकते हैं, ये दोनों। देखिए इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था और साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका अर्थात घड़ा की खोज की थी। नोट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। समझ गए। अब देखिए आगे है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु जो था वो आपका कुत्ता था। अब देखिए चौथा है आपका ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल को आप समझिए, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया और इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर है। देखिए किस काल में मानव आखेटक शिकारी था। तो पुरापाषाण काल में। आगे है कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है। तो इलाहाबाद का कुल्डी हवा में मिला है। ठीक है। अब दूसरा देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें जो है आपका प्रागैतिहासिक काल से कुछ समझ गए, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल अब समझिए क्या है। देखिए इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं और इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिला और इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में समझ लीजिए। अगर सिंधु सभ्यता को रखते हैं तो इसके बारे में डिटेल समझिए। देखिए यह सिंधु ये देखिए यह जो है आपका सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी
और इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसी तरीक़ा से अब देखिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेजेस अर्थात चार्ल्स मेसन ने दिया था और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम सैनी ने की थी और सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। तो ये भी समझ गए। अब देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में और कुछ समझिए। तो सिंधु सभ्यता जो है ना, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी और इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। तो जैसे आप देख सकते हैं, उत्तर मांडवा चिनाब नदी, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में क्या क्या था। तो उत्तर में आपका मांडवा चिनाब नदी, पश्चिम में सुतकांगडोर दासक नदी और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी और दक्षिण में दाइमाबाद प्रवारा नदी। तो इस तरीक़ा से ये कुछ इमेजेज आप देख लिए। देखिए इसका ट्रिक है तो याद करने का, स्थल सम, एडी और नदी डच है पर, उस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगडोर में थी जो दासक नदी के तट पर थी और इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। ठीक है, और इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी जो हिंडन नदी के किनारे थी और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दाइमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में समझ लीजिए। देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा जो 1921 ईस्वी में, इसके बारे में कुछ वर्णन है। तो इसकी खुदाई दयाराम सैनी ने की और यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली: कुम्हार का चौक, दूसरा में अन्नागार, तीसरा शर्मी का वास, चौथा मार्त देवी की मूर्ति, पांचवा लकड़ी की उखली और छठा लकड़ का ताबूत और सातवां है RH 37 कब्रिस्तान। ये सब नाम था पहले का। और आठवां में हाथी का कपाल और नौवां में स्वास्तिक चिन्ह। तो ये सब चीज़ हड़प्पा के शासनकाल में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में हड़प्पा से मिला। मोहनजोदड़ो से देखिए क्या सब मिला। तो मोहनजोदड़ो में कह सकते हैं कि आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेने की इच्छा हो तो देखिए मोहनजोदड़ो 1921। तो इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की और यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कह सकते हैं पहला में पुरोहितावास, दूसरा घर में कुआं, तीसरा विशाल स्नानघर, मतलब घर में ही कुआं रहता था। ठीक है, विशाल स्नानघर, बहुत बड़े बड़े स्नानघर, नहाने का जो उन लोगों का पहले समय था। तो चौथा है अन्नागार, पांचवा है सूती वस्त्र, छठा है सबसे चौड़ी सड़क। पहले बहुत चौड़ा चौड़ा रोड बनाया जाता था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, सकड़ा बन गया, छोटा बनने लगा। ठीक है, तो पहले के समय में क्या था कि खुला एकदम था, किसी पे कोई प्रेशर नहीं था, जितना बड़ा होता था उतना बड़ा काम करता था। देखिए सातवां है सभागार, आठवां है पशुपति शिव, नौवां है आपका कांसे की नर्तकी और 10वां है तांबे का ढेर। तो इस तरीक़ा से ये सब चीज़ क्या है, वस्तुएं मिली है मोहनजोदड़ो के समय में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। आगे है मोहनजोदड़ो का कुछ नोट में है। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। तो चूहंद्रो जो है 1931 ईस्वी में, ये नोट में था तो याद कर लीजिएगा। चूहंद्रो 1931, देखिए इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की और यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यही एक मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है और यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट,
बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, तो ये सब चूहंदरों के समय में मिला। ठीक है, आगे देखिए रोपर। तो रोपर का जो शासन था 1953 ईस्वी में, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की, और यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। और इसी तरीक़ा से नोट में कुछ है, तो ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। आगे है बनवाली। देखिए बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की और यह हरियाणा में स्थित है और इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में समझिए। तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। अब देखिए यहाँ से अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं और यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खुदाई B.K. थापर तथा B.B. लाल ने की। अब धौलावीरा के बारे में समझिए। देखिए धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। अब सुरकोदा के बारे में समझिए। देखिए यह गुजरात में स्थित है और कह सकते हैं यहाँ से कलश शवाधान तथा घोड़े की हड्डी भी मिली है। लोथल, तो लोथल यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है और यहाँ से गोदीबारा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। तो इस तरीक़ा से ये आपका, अब देखिए आगे जो है यहाँ से कुछ युगल शवाधान भी मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। इस तरीक़ा से ये देखिए रंगपुर के बारे में समझिए। तो रंगपुर जो है यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्य, मतलब कह सकते हैं कि धान की भूसी मिली तो वहाँ के लोग मतलब पहले धान की भी खेती करते थे, तभी तो भूसी का प्रमाण मिला। तो यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात प्लस पाकिस्तान। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो भी समझ लीजिए। तो देखिए सिंधु सभ्यता एक नगरीय अर्थात शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नलियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मार्क्सवादात्मक था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका और इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सिंह वाले जानवर का भी चित्र मिला था और इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। तो ऐसे ही युग आता है और ऐसे ही युग मिटता है। तो इसी तरीक़ा से लोग जीते थे, पहले के समय में रहते थे। तो ये देखिए अब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में समझिए। देखिए मेसोपोटामिया क्या है तो इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला अर्थात फरात नदियों के मध्य में हुआ है और यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के भाग 4 थे। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। तो इस तरीक़ा से पहले की सभ्यता 4 पार्टों में बांटा हुआ था और झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी।
जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। तो इस तरीक़ा से अब देखिए कुछ और पॉइंट है। ये है आपका मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में समझिए। देखिए यह जो है मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी और इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था और इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में, तो यह इटली में विकसित थी और इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्ट थे। नोट में देख लीजिए, नोट में क्या है। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई और जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है। इसी तरीक़ा से फारस की सभ्यता के बारे में समझिए। तो फारस की सभ्यता क्या है, देखिए यह वर्तमान ईरान में थी। ठीक है। और इस सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था और इनकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। और पीली नदी की सभ्यता के बारे में समझिए। तो यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये रहा। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के बारे में भी समझ लीजिए। तो इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। तो ये ऐतिहासिक काल के बारे में समझ लीजिए। देखिए ऐतिहासिक काल का डिटेल यहाँ दिया है। जैसे कि ऐतिहासिक काल को कह सकते हैं कि 3 भाग में बांटा गया है। जैसे कि आपका ऐतिहासिक काल पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। पुरातात्विक में सिक्का अभिलेख आता है। विदेशी यात्रा तो कुछ आए ही थे ऐतिहासिक काल में। और साहित्य में धार्मिक, गैर धार्मिक। तो कह सकते हैं धार्मिक में भी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण रहते थे। वहीं ब्राह्मण में भी 4 तरह के ब्राह्मण होते थे और गैर ब्राह्मण में भी 2 तरह के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में जो वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, और गैर ब्राह्मण में भी रहते थे तो जैन, बौद्ध ये सब आते थे। ठीक है। देखिए सिक्का, कॉइन। तो उस समय कॉइन कैसा क्या था। तो ये जो सिक्का है, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। किसी भी आप जीके में पढ़ेंगे तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्के का अध्ययन होता है। तो टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे और सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ और इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। ठीक है। और मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया।
और इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया और रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था और सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो ये रहा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये देखिए, अभिलेख, पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या क्या काम करते थे। आज के समय में उतना कुछ कर पाना बड़ा कठिन बात है। तो टेक्नोलॉजी आ गया है तो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, अपना मेहनत नहीं करते हैं। तो मेहनत से पहले काबिलियत पे, अपने मेहनत के बल पे बहुत ऐसा काम कर जाते थे जो अभी के लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अब देखिए प्रमुख अभिलेख देखिए। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था और पहला अभिलेख बोगज गोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख देखिए उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा और इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था जो गंग वंश के संस्थापक थे, या आप जो कह सकते हैं। तो एहोर अभिलेख, तो एहोर अभिलेख राजस्थान पुलकेशिन द्वित ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। तीसरा में जूनागढ़ अभिलेख, तो ये गुजरात से, उसमें रुद्र दामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख, तो ये इलाहाबाद से है और इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। पांचवा है भीतरी अभिलेख, तो ये गीजापुर यूपी से शुरू हुआ था। अब देखिए स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। तो ये भीतरी अभिलेख गीजापुर से सम्मिलित है। और बिहार अभिलेख, तो बिहार शरीफ, स्कंदगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा की है। तो ये सब आपको बिहार अभिलेख में मिलेगा। देवपाड़ा अभिलेख में बांग्लादेश से, और यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख, तो ये मध्य प्रदेश से है और प्रतिहार शासक भोज का है। मंदसौर अभिलेख, ये एमपी से, मालवा शासक यशोवर्मन का। स्तंभ लेख समझिए, तो स्तंभ लेख देखिए, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। तो पहला महरौली स्तंभ जो दिल्ली से है, तो चंद्रगुप्त द्वित विक्रमादित्य का है और इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है मथुरा स्तंभ लेख, जो यूपी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है और इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। तीसरा है एरन अभिलेख, तो एरन अभिलेख देखिए एमपी भानुगुप्त का है और इसमें सती प्रथा की चर्चा है। चौथा है बौद्ध स्तंभ लेख एमपी, तो ये वासुदेव का है और शुंग वंश की चर्चा है। पांचवा है हेलियोडोरस, या कह सकते हैं इसे गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, तो इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन, ये भी समझ लीजिए। तो रहने दीजिए, आगे मैं आपको आगे की वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा। तो विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन, तो आगे की फिर से मैं आपके बीच वीडियो बना के लाऊंगा। तो फिलहाल यहीं तक। चलिए, इसी टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए मैं ये देखिए वीडियो रख कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, और छोटा कर दूं, ये लीजिए, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बार बार पढ़िए, तभी जाके आप समझेंगे। तो यहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, आगे फिर से मैं आपके बीच इस टाइप से बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके बीच लाऊंगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।